केमिस्ट्री में हमने चैप्टर 13 कह सकते हैं उसको, पीएमडीसी सिलेबस में, और हमारे जो है वो सेकेंड ईयर के लास्ट से चैप्टर 3 स्टार्ट किया था, दैट इज़ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इसका सेकेंड लेक्चर आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो हमने आइसोमेरिज्म जो है वो स्टार्ट किया था। एक टॉपिक मैंने आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड की डेफिनेशन बता दी थी, और मैंने आपको क्लासिफिकेशन करा दिया था ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की लास्ट क्लास में। ठीक है, तो आइसोमेरिज्म भी स्टार्ट किया था, डेफिनेशन बताई थी आइसोमेरिज्म की। कि आइसोमेरिज्म हम किसे कहते हैं कि इफ़ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर, दैट इज कॉल्ड आइसोमर्स, एंड दिस फिनोमेनन इज कॉल्ड आइसोमेरिज्म। यस राइट, गुड, वेल डन। तो आइसोमेरिज्म मैंने बताया तो दो टाइप्स इसके, मेन दो टाइप्स इसके होते हैं। एक मैंने आपको बताया था स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, और दूसरा हमारे पास होता है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में मैंने बताया था कि बॉन्ड पैटर्न जो है वो डिफरेंट होता है, लेकिन स्टीरियो आइसोमेरिज्म के अंदर बॉन्ड पैटर्न सेम होता है। ठीक है, लेकिन अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन स्पेस इज़ डिफरेंट, स्पेस पे अरेंजमेंट डिफरेंट होती है। तो हमने स्टीरियो तो हमने स्टार्ट किया भी नहीं था, तो जज़ाकल्लाह, स्विच ऑफ ले लें। ठीक है, ठीक है। तो स्टीरियो तो हमने स्टार्ट किया भी नहीं था। ठीक है, तो हमने स्ट्रक्चरल स्टार्ट किया था। विद स्ट्रक्चर्स में मैंने बताया था कि स्ट्रक्चरल के अंदर हम डिफरेंट टाइप्स देखेंगे। एक हमारा चेन आइसोमेरिज्म है, एक हमारे पोजीशन आइसोमेरिज्म, एक हमारे पास है फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, और फोर्थ हमारे पास होता है मेटामेरिज्म। इसमें एक और फिफ्थ टाइप भी मैं आपको आज बताऊंगा, टोटोमेरिज्म। ठीक है, टोटोमेरिज्म भी एक टाइप है जो कि फेडरल बोर्ड के अंदर है, तो हम इसको पढ़ना पड़ेगा। तो ये हमारे पास टोटल 5 टाइप्स होती हैं स्ट्रक्चरल में। सिंध बोर्ड में 4 टाइप्स लिखी हुई हैं न्यू बुक के अंदर। ठीक है, तो एक एक करके हम सबको डिस्कस करते हैं। तो चेन आइसोमेरिज्म तो मैंने बता दिया था, पोजीशन मुझे बताना था, पोजीशन तो नहीं बताया था। तो आज इस लेक्चर स्टार्ट करते हैं पोजीशन आइसोमेरिज्म से। देखो, पोजीशन आइसोमेरिज्म में क्या होता है कि फॉर्मूला सेम रहता है तो कंपाउंड्स का स्ट्रक्चर चेंज होता है। क्यों? ड्यू टू द अटैचमेंट ऑफ फंक्शनल ग्रुप इन डिफरेंट कार्बन एटम। ठीक है, तो पोजीशन आइसोमेरिज्म क्यों आती है, बस याद रखना है कि ड्यू टू अटैचमेंट ऑफ फंक्शनल ग्रुप इन डिफरेंट कार्बन एटम्स। So this is actually the definition of position isomerism. अब इस चीज़ को हम समझते हैं एग्जाम्पल से। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल हियर। जैसे कि अगर मैं एक एग्जाम्पल यहाँ पर लिखूँ, कंपाउंड लिखता हूँ C3H7Cl, C3H7Cl। अब इस पर मैं 2 कंपाउंड्स बना सकता हूँ C3H7Cl पर। एक कंपाउंड में कैसे बनाता हूँ, तो 3 कार्बन में यहाँ से लेता हूँ, 1 2 3। जब C3H7 है ना, 3 कार्बन लेता हूँ, CH3 CH2 CH2, और Cl को फर्स्ट कार्बन से अटैच कर देता हूँ। ठीक है बेटा, तो ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है। नंबरिंग करेंगे यहाँ से तो 1 2 3, इसके नाम हो जाएगा, दिस इज 1 क्लोरोप्रोपेन। नाम आता है करना सबको, 1 क्लोरोप्रोपेन। इसी तरह से अब क्या करें, अब इसी देखो C3H7Cl हो रहा है, इसी को हम क्या करें, CH3 CH CH3 और Cl यहाँ पर लगा दें सेकंड कार्बन पर। अब यहाँ पर अगर नंबरिंग करेंगे 1 2 3, तो सेकंड कार्बन पर फंक्शनल ग्रुप अटैच है, दिस इज 2 क्लोरोप्रोपेन। तो हम कह सकते हैं कि 1 क्लोरोप्रोपेन और 2 क्लोरोप्रोपेन एक दूसरे के हमारे पोजीशन आइसोमर्स हैं। दोनों का फॉर्मूला सेम है, स्ट्रक्चर अलग है। स्ट्रक्चर क्यों अलग है? चेन दोनों में सीधी चल रही है 3 कार्बन की, लेकिन जो फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन है उसको हम चेंज कर रहे हैं। आसान सी बात है। अच्छा, बच्चे कहते हैं सर ये 3 क्लोरोप्रोपेन भी हो सकता है, ऐसा तो उसको उठा के यहाँ लगा दें, नहीं, चूँकि वो 1 हो जाएगा दोबारा से। ये बिल्कुल सही, चूँकि नंबरिंग हम वहाँ से करते हैं जहाँ से ग्रुप करीब होता है, तो 1 और 2 ही पर, 3 नहीं हो सकता है इसमें। जो आप 3 बनाने वाले हो ना अपने दिमाग में, असल में 1 ही है, 1 क्लोरो हो जाएगा, समझ रहे हो? कि नंबरिंग उस साइड से हो जाएगी जहाँ से ग्रुप अटैच होगा। इसके अलावा और एग्जाम्पल देख लो, सेम यही चीज़ हम अल्कीन्स के अंदर देख सकते हैं, पोजीशन आइसोमर्स बना सकते हैं।
जैसे अगर मैं लिखता हूँ C3H6, C3H6, C3H6 क्या हमारे पास है? ये हमारे पास प्रोपीन होता है ना भाई, अल्कीन है, चूँकि CnH2n जनरल फार्मूला है ये। इस पर मैं दो स्ट्रक्चर्स बना सकता हूँ बेटा। एक तो मैं ये बना सकता हूँ कि CH ले लो, क्या CH2 डबल बॉन्ड CH CH3, सही है? बल्कि इस पर एक ही स्ट्रक्चर बनेगा, इस पर दो बन नहीं सकता, इसका पोजीशन ऐसा वही हो जाएगा। यस बिल्कुल। मैं ले लेता हूँ फिर C4H8, इसमें बन जाएगा, ब्यूटीन में बनेगा ना जो बनाना चाह रहा हूँ मैं। CH3 CH2 CH फिर CH2 CH3 हो गया बेटा C4H8। अब इसमें नंबरिंग करेंगे जहाँ से डबल बॉन्ड करीब है। दिस इज 1 ब्यूटीन है, ये 1 ब्यूटीन है। इसी पर अगर डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज कर दूं, अगर मैं यहाँ बीच में लगा दूं, ठीक है। अब डबल बॉन्ड भी एक तरह का फंक्शनल ग्रुप ही होता है। हम यहाँ देखो नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4, तो क्या हो गया? दिस इज 2 ब्यूटीन, या ब्यूटूइन भी लिख सकते हैं ना इसको, तो 2 ब्यूटीन। तो 1 ब्यूटीन 2 ब्यूटीन भी क्या हो गया? पोजीशन ऐसा हो रहा है, जो कार्बन की चेन तो सेम है, जो फंक्शनल ग्रुप है डबल बॉन्ड, इस बार हम उसको मूव कर रहे हैं। अच्छा 3 ब्यूटीन हो सकता है क्या? नहीं होगा, फिर वो दोबारा 1 ब्यूटीन हो जाएगा। सही है, उधर से 1 हो जाएगा ना, उधर से। तो समझ में आ गई बात सबको? नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं बेटा सेकंड टाइप हो गया। समझ में आया सबको? पोजीशन आइसोमेरिज्म। तो अगर C3H7 के पूछे जाए कितने पोजीशन आइसोमर पॉसिबल है, तो 2। इस तरह C4H8 के तो 2, या बनाकर भी चेक कर सकते हैं, फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन को इधर उधर मूव कर देंगे और हमें पता लग जाएगा, ठीक है। बाकी जब मैं MCQs की प्रैक्टिस कराऊंगा प्रोजेक्टर पर, तो हम देख लेंगे कैसे क्वेश्चन आते हैं पास पेपर में इसके। अभी तो हम टॉपिक्स देख लें सारे, ताकि तमाम बच्चों का सेम कॉन्सेप्ट बन जाए, एक जैसा, ठीक है। जब सबका कॉन्सेप्ट सेम बन जाता है ना, तो पढ़ाने में मज़ा आता है, और सबके अलग अलग कॉन्सेप्ट होते हैं ना, तो मज़ा नहीं आता। अब आ जाते हैं नेक्स्ट थर्ड पे। थर्ड हमारे पास है, दिस इज फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। FG मैंने लिखा है, पूरा नाम है फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। ये थोड़ा सा डिटेल्ड है, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। अब सर इसमें क्या होता है? ये कैसा आइसोमर्स होते हैं? तो इसमें क्यों होता है, बस डायरेक्ट रीज़न बता रहा हूँ। ड्यू टू द अटैचमेंट ऑफ डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, different functional group in 2 or more than 2 compounds, ठीक है। कभी कभार क्या होता है, 2 कंपाउंड्स का फॉर्मूला सेम होता है, लेकिन स्ट्रक्चर अलग होता है। और स्ट्रक्चर क्यों अलग होता है? चूंकि उनके बीच में फंक्शनल ग्रुप ही अलग अलग होते हैं। मिसाल के तौर पर सर, ये एग्जाम्पल जब तक नहीं लेंगे समझ में नहीं आएगा। मेरे एग्जाम्पल लेते हैं। देखो सबसे पहली चीज़, सबसे पहले एक मैं आपको फंक्शनल ग्रुप आइसोमर बता रहा हूँ 2 चीज़ों के बीच में, ठीक है। लाइक मैं आपको बता रहा हूँ अल्कोहल वर्सेस अल्कोहल एंड ईथर। ये दोनों बेटा फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स होते हैं, अल्कोहल और ईथर। कैसे? इसको मैं बना देता हूँ, एक एग्जाम्पल देकर शो करता हूँ। अगर मैं एक फार्मूला लिख देता हूँ यहाँ पर C2H5OH या C2H6O, ये फार्मूला मैं लिख देता हूँ बेटा। इसके मैं 2 कंपाउंड्स बना सकता हूँ, एक अल्कोहल भी बना सकता हूँ और एक ईथर भी बना सकता हूँ। चेक करो ज़रा, C2H5OH क्या ये अल्कोहल है? बिल्कुल, आप देख सकते हैं अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप OH यहाँ पर लगा है, ठीक है। C2H5OH में OH फंक्शनल ग्रुप लगा है। सो दिस इज, अगर कॉमन नेम इथाइल अल्कोहल, इथेनॉल भी कह सकते हैं। अभी नेमिंग पे नहीं जा रहा मैं, ठीक है। नेमिंग का अलग चैप्टर है पूरा, नोमेनक्लेचर का। नेक्स्ट ईथर भी हम बना सकते हैं इसके अंदर। CH3 क्या यही ईथर होता है? ऑक्सीजन के दोनों तरफ रेडिकल्स अटैच होते हैं। कॉमन, अच्छा कॉमन नेम के लिहाज से बात करेंगे, दिस इज यस डाई मिथाइल ईथर। तो ये दोनों एक दूसरे के फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स हैं। क्यों? चूँकि दोनों का फॉर्मूला C2H6O निकल रहा है, लेकिन दोनों के अंदर जो फंक्शनल ग्रुप आप देख सकते हैं उसमें डिफरेंट है, इसमें डिफरेंट है। अब सर सिर्फ यही नहीं होता अल्कोहल एंड ईथर, एक और मैं आपको दिखाता हूँ। यस, एल्डिहाइड एंड कीटोन, बिल्कुल सही। एल्डिहाइड और कीटोन ये भी हमारे पास आइसोमर्स होते हैं। अच्छा, अल्कोहल और ईथर की बात करो, अल्कोहल क्या होता है? ऐसे अभी हम फंक्शनल ग्रुप में देखेंगे, लेकिन यहाँ पे भी बताता हूँ। ROH अल्कोहल होता है, और ईथर क्या होता है हमारे पास? ROR।
ऑक्सीजन के दोनों तरफ रेडिकल्स अटैचमेंट कर लेते हैं। अब आते हैं एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। एल्डिहाइड्स कैसे कहते हैं? देखो एल्डिहाइड और कीटोन दोनों में ये वाला ग्रुप तो कांस्टेंट होता है ना भाई, असाइल ग्रुप, ये इसमें हमें दोनों में कांस्टेंट होता है। लेकिन एल्डिहाइड में क्या होता है, राइट साइड पर H लगा होता है और कीटोन में राइट साइड पर R लगा होता है। यही डिफरेंस होता है एल्डिहाइड कीटोन में, वरना लगभग बिल्कुल सेम लगता है देखने में। अब इन दोनों से मैं एक कंपाउंड बनाता हूँ, लाइक देखो ज़रा, एक फार्मूला लेता हूँ मैं, C3H6O। अब देखो इसमें मैं एक एल्डिहाइड बनाऊंगा, एक कीटोन बनाऊंगा, एक एल्डिहाइड एक कीटोन। सबसे पहले मैं इसके अंदर बनाता हूँ एल्डिहाइड, ठीक है। दिख रहा है सबको बोर्ड पर मैं क्या लिख रहा हूँ? ठीक है, लिखना ज़रूरी है। अगर थोड़ा सा अगर कैमरे की वजह से इशू है तो आप ओरिएंटेशन सेट कर लें, सेटिंग चेंज कर लें। अगर आपको ये ऑब्स्टेकल बन रहा है आपके लिए तो सीट कहीं भी मूव कर सकते हैं, ठीक है। दिखना बहुत ज़रूरी है, अगर मैं खड़ा हुआ सही जगह पोजीशन पर हो तो सही है ना, क्लियर है। तो देखो अब देखो यहाँ पर R है, अगर मैं यहाँ पर लगा दूँ C2H5 कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हाइड्रोजन, ये हो गया C3H6O, ये एल्डिहाइड है। देख सकते हैं आप, तमाम बच्चों को मैं दिखाता हूँ, ये एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप दिख रहा है आपको, C डबल बॉन्ड OH। तो अगर हम इसको नाम दे देते हैं, कॉमन में दे देते हैं, ठीक, वो IUPAC में दे देते हैं, IUPAC में ज़्यादा आसान नाम बनेगा इसका। 3 कार्बन है तो उसको हम लोग बोलते हैं दिस इज कॉल्ड प्रोपेनल, प्रोपेनल, ठीक है। और इसी पर हम कीटोन बनाते हैं, ये कीटोन बनेगा हमारा, ये भी C3H6O है और कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप दिख रहा है आपको, है, कैन यू सी, COR, ठीक है। दिस इज कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप, दिस इज नॉट प्रोपेनल, दिस इज प्रोपेनोन, यस। तो इसमें क्या होता है, ओन आता है एंड में, इसमें अल आता है। तो एल्डिहाइड्स और कीटोन्स भी साबित हुआ कि ये हमारे पास फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स होते हैं। एक और दिखाता हूं, एक और देखते हैं बेटा, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एस्टर्स, ये भी हमारे पास फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स होते हैं। दिखाता हूं कैसे, पूरा हर चीज एक्सप्लेन करूंगा। कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है, क्या RCOOH, क्या यही होता है कार्बोक्सिलिक एसिड, राइट साइड पे OH होता है। और एस्टर क्या होता है, RC डबल बॉन्ड O और राइट साइड पे क्या लगा होता है, OR लगा होता है। दिस इज एस्टर, दे बोथ आर आल्सो फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। लेट्स हैव एन एग्जांपल, एसिटिक एसिड जैसे कि लेता हूँ, यस, ओके। C2H4O2, ओके, ये कि स्ट्रक्चर निकालते हैं, ठीक है। C2H4O2। अब यहाँ पर एक मैं कार्बोक्सिलिक एसिड बनाता हूँ पहले आपके सामने, ठीक, इसी फॉर्मूले पर, CH3C डबल बॉन्ड OOH, एसिटिक एसिड है, ये कॉमन नाम के लिहाज से बात करेंगे तो CH3, ये C2 है, H4 है, O2 है, कॉमन नेम के लिहाज से इसका नाम है एसिटिक एसिड, बिल्कुल सही। इथेनोइक एसिड IUPAC में, ठीक है। अभी मैं नाम में नहीं फंसा रहा बेटा, वो एक अलग दुनिया है, ठीक है। तो अभी विनेगर भी, सिरका भी, ठीक है, तो कुछ भी नाम दे सकते हैं, बट नामों में भी कुछ, अभी हम सिर्फ फंक्शन आइसोमर देख रहे हैं, ठीक है ना। तो अब इसमें ये, अब देखो सेकंड वाले से भी बनाता हूँ, HC डबल बॉन्ड OCH3, क्या देखो यही हो रहा है, C2H4O2 है, चेक करो लेफ्ट साइड पर, ज़रूरी नहीं है, हाइड्रोजन भी हो सकता है, हाइड्रोजन भी हो सकता है, तो ऐसी बात नहीं है। एस्टर में राइट साइड पे हाइड्रोजन भी हो सकता है, जैसे एल्डिहाइड्स में हो सकता है। मतलब मैंने फॉर्मूला वो वाला यूज़ किया। चलो अगर आप, मैं कुछ चेंज कर लेता हूँ, चलो अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो ना, एक मिनट चेंज कर लेते हैं, तो जैसा आप चाह रहे वैसा बना लेते हैं। C3H6O2, अब सही है ये, देखो बनाइए कार्बो, लेकिन अभी एसिटिक एसिड नहीं रहा। अब ये 3 कार्बन है, दिस विल बी प्रोपेनोइक एसिड। अब मैं बनाता हूँ इस पर एस्टर, अब एस्टर में राइट साइड पे CH3 आ जाएगा, ठीक है। CH3C डबल बॉन्ड OCH3, एस्टर हुआ ही, अब दिख रहा है, अब सही लग रहा है। तो ये भी वही है, C3H6O2, एग्जाम्पल तो बहुत बना सकते हैं। अब नेमिंग अगर हम इसकी करेंगे, अच्छा एस्टर की नेमिंग बड़ी खतरनाक होती है,
ठीक है, डबल चेन चलती है इसमें, राइट साइड पे अलग, लेफ्ट साइड पे अलग, ठीक है। लेफ्ट साइड पे 2 कार्बन है, राइट साइड पे 2 कार्बन है, लेफ्ट साइड पे 2 कार्बन है, इसको बोलेंगे अल्काइल। तो अल्काइल के लिहाज से इसका नाम हो जाएगा दिस इज मिथाइल। लेफ्ट साइड वाला जो चेन होता है अल्कानोइड करके आता है, तो उसका नाम क्या हो जाएगा, दिस इज इथानोइड। तो ये हो जाएगा मिथाइल इथानोइड। तो ये दोनों भी आइसोमर्स है। तो ये सब बेटा, ये तीनों जो सारे एग्जाम्पल दे रही है फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स है दोनों के। इसमें आप देख सकते हैं हर सवाल में कि फॉर्मूला सेम है लेकिन स्ट्रक्चर अलग, इस वजह से चूंकि सब में फंक्शनल ग्रुप हमारे पास अलग अलग आ रहा है। क्लियर बात समझ में? अच्छा, मेटामेरिज्म जो है ना बच्चों, ये हमारे पास एग्जिस्ट करती है। इट इज ऑब्जर्व्ड इन ईथर्स एंड कीटोन्स। ये ईथर्स और कीटोन्स के अंदर बेटा एग्जिस्ट करती है। ईथर्स से मुराद ROR में, कीटोन से मुराद RC⸻OR में, इन दोनों में ये एग्जिस्ट करती है। क्या होता है भैया सर, ये होता क्या है? ये तो हमने बता दिया कि इसमें एग्जिस्ट करती है। तो मेटामेरिज्म क्यों आती है या मेटामर्स क्यों बनते हैं? ड्यू टू द डेफिनेशन बता रहा हूं, अटैचमेंट ऑफ डिफरेंट alkyl radical on both side of functional group। ठीक है, ऑक्सीजन मतलब जो फंक्शनल ग्रुप लगा है उसके दोनों तरफ जो रेडिकल्स लगे हैं उनकी अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से जो आइसोमर बनता है वो हमारे पास कहलाता है मेटामर या मेटामेरिज्म। अब जब तक एग्जाम्पल नहीं कराऊंगा आप नहीं समझ सकोगे मेरी इस बात को। अब एग्जाम्पल करूंगा फिर उसके बाद डेफिनेशन पढ़ना आपको समझ में आ जाएगा। एक फॉर्मूला में लिखता हूं C4H10O। इसके अंदर मैं 2 ईथर्स बना देता हूं इस फॉर्मूले पर। एक बनाता हूं C2H5O, ईथर है ये, ठीक है बेटा। दिस इज कॉल्ड एज डाई इथाइल ईथर, कॉमन में बात करें तो डाई इथाइल ईथर, ठीक है। एक और देखो CH3OC3H7, क्या ये भी C4H10O है? चेक कर ले, C4H10O है। अब देखो ये रहा हमारे पास फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप के दोनों तरफ जो रेडिकल्स अटैच हैं आप देखें ना, उनके नंबर ऑफ कार्बन एटम को हम चेंज कर रहे हैं, डिफरेंट कर दे रहे हैं। इसमें अलग, इसमें 2 और 2 है, इसमें 1 और 3 है। तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों जो हमारे पास बने हैं दे आर एक्चुअली मेटामर्स। ईथर के अंदर एग्जिस्ट किया, आपने देखा इसको। अच्छा, ये हमारे पास इसका नाम क्या हो जाएगा? ये M से मिथाइल है या P से प्रोपाइल है? अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करते हैं, M पहले, बिल्कुल सही। इसका नाम हो जाएगा मिथाइल प्रोपाइल ईथर, ठीक है। दिस इज मिथाइल प्रोपाइल ईथर। अब हम इसी में बेटा क्या करते हैं, कीटोन भी बना देते हैं, कीटोन भी इसी में बना देते हैं। अब कीटोन बनाएंगे C3H6O। C3H6O देखो जरा, एक कीटोन बनाते हैं इस तरह से, बल्कि नहीं C3H6O में तो नहीं बनेगा। यस, क्वांटिटी की बात कर, राइट और लेफ्ट पे जो क्वांटिटी ऑफ कार्बन एटम्स है उसी पर वर्क कर। अब बल्कि C3 पे तो नहीं बनेगा, C4 कर लेते हैं, बल्कि C4 पे भी नहीं बनेगा, शायद C5 कर लेते हैं। ओके, पहले स्ट्रक्चर ही बना लेते हैं, ठीक है। कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। अब देखो हम यहाँ पर ये कर लें कि एक तरफ C2H5 ले लें और दूसरी तरफ C2H5 ले लें, ठीक है। तो ये अब हमारे पास फॉर्मूला क्या बना, C5H10O। अब सही है। अब इस पर 2 स्ट्रक्चर बनाएंगे बेटा, एक स्ट्रक्चर ये रहा, दूसरा स्ट्रक्चर यही हो सकता है, सही है। देखा, दोनों कीटोन है, कार्बोनाइल ग्रुप दिख रहा है सबको। अब दोनों में सेम वही चीज़ है, लेफ्ट राइट में जो रेडिकल्स लगे ना उनके अटैचमेंट अलग अलग कर रहे हैं। अब ये तो हमारे पास 2 तरफ इथाइल है, तो दिस इज कॉल्ड डाई इथाइल कीटोन। और ये M से मिथाइल और P से प्रोपाइल, तो इसका नाम हो जाएगा दिस इज मिथाइल प्रोपाइल कीटोन। तो दे बोथ आर मेटामर्स। समझ में आ रही बात? तो मेटामेरिज्म हमारे पास कीटोन्स में और ईथर्स में एग्जिस्ट करती है कि जो फंक्शनल ग्रुप लगा है उसके दोनों तरफ जो रेडिकल्स अटैच हैं उनके नंबर ऑफ कार्बन एटम्स डिफरेंट हो जाते हैं। समझ में आ गई बात सबको? तो 5वीं टाइप हमारे पास है, दिस इज कॉल्ड टॉटोमेरिज्म। टॉटोमेरिज्म ये भी एक तरह की आइसोमेरिज्म है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है।
ये किस वजह से होती है? ये होती है ड्यू टू द शिफ्टिंग ऑफ हाइड्रोजन। बस एक लाइन तो याद करनी है, तो क्या बड़ी बात है। ड्यू टू द शिफ्टिंग ऑफ हाइड्रोजन, तो ये एमसीक्यूज आया था कि विच टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इज फॉर्म ड्यू टू द शिफ्टिंग ऑफ हाइड्रोजन, तो उसका आंसर ये होगा टॉटोमेरिज्म। तो इतना मुश्किल नहीं है, आसान है, लेकिन अब होता है क्या है समझना है इसको कि सर ये कैसे, शिफ्टिंग ऑफ हाइड्रोजन का क्या मतलब है यहाँ पर। अब इसके एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। इसके एग्जाम्पल मैंने क्या बोला बेटा, आपकी बुक से मैं आपको बताऊँगा चैप्टर 5 से। चैप्टर 5 न्यू बुक के लिहाज से और पुरानी बुक का चैप्टर नंबर 7, ठीक है। उसमें हम लोग एक रिएक्शन करते हैं बेटा, उसके अंदर एक रिएक्शन करते हैं, दैट इज हाइड्रेशन ऑफ इथाइन। इथाइन की हाइड्रेशन, इथाइन होता है ना हमारा एसिटाइलिन जिसको हम कहते हैं, उसकी हाइड्रोलिसिस की हाइड्रेशन मतलब रिएक्शन विथ वाटर, ये एक रिएक्शन होता है। अब अगर मैं आपको दिखाता हूँ, आपने कभी पढ़ा है ना, तो आप रिएक्शन पहचान लेंगे। क्या ये इथाइन होता है हमारे पास? बिल्कुल सही, दिस इज इथाइन, ठीक है। इसका रिएक्शन हमें करना है वाटर के साथ, चूँकि हाइड्रोलिसिस है। तो जब इसका वाटर के साथ रिएक्शन होता है तो एक तो कैटलिस्ट यूज़ करते हैं, पहले तो हम ये मीडियम यूज़ करते हैं, चूँकि प्लस माइनस चार्ज लगाने के लिए एसिडिक मीडियम चाहिए होता है, सल्फ्यूरिक एसिड। फिर इस रिएक्शन को स्पीड अप करने के लिए कैटलिस्ट यूज़ किया जाता है HgSO4, मर्क्यूरिक सल्फेट। याद आया कुछ? एडिशन रिएक्शन होता है, पाई बॉन्ड टूटता है, ये पाई बॉन्ड टूटता है, एक तरफ H आता है हमारे पास से और एक तरफ क्या जाता है, OH जाता है, ठीक है। HC डबल बॉन्ड C H, फिर यहाँ पर H और यहाँ पर OH, ये बनता है। दिस कंपाउंड इज कॉल्ड, यस, दिस कंपाउंड इज कॉल्ड विनाइल अल्कोहल। चूँकि विनाइल ग्रुप कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन वाला जो ग्रुप होता है, आगे पढ़ेंगे हम इसको चैप्टर में, विनाइल ग्रुप कहलाता है। तो दिस इज विनाइल अल्कोहल, ठीक है। जिस तरह से अगर ग्रुप आ जाता है ना कि भी ऑर्गेनिक में ऐसे करके, मतलब यूं करके हो और एक कहीं पर बॉन्ड खाली छूट जाए, इसका कोई भी एक हाइड्रोजन की जगह पर खाली जगह, तो उसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग कहते हैं विनाइल रेडिकल या विनाइल ग्रुप। सुना होगा आपने, विनाइल अल्कोहल, विनाइल क्लोराइड, विनाइल एसीटेट, ये विनाइल ग्रुप कहलाता है। अब ये विनाइल के साथ चूंकि OH लगा है, दैट्स व्हाई दिस इज विनाइल अल्कोहल, कॉमन नेम है। अच्छा, विनाइल अल्कोहल जो होता है ना बेटा, ये हमारे पास एक अनस्टेबल कंपाउंड है, अनस्टेबल कंपाउंड है। और अनस्टेबल कंपाउंड क्या करता है, अपने आप को स्टेबलाइज करता है, ये रूल है ऑर्गेनिक का, मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट के थ्रू, ठीक है। और ये बड़ा मशहूर रिएक्शन है, इसके अंदर हमारे पास रीअरेंजमेंट होती है। रीअरेंजमेंट से मुराद के एटम्स अपने आप को स्टेबल करने के लिए रीअरेंज करते हैं। और रीअरेंजमेंट किस तरह से होती है, जरा देखो, ये जो हाइड्रोजन है ना, ये वाला जो हाइड्रोजन है OH वाला, वो उठकर इस कार्बन के पास आ जाता है, शिफ्टिंग ऑफ हाइड्रोजन हो गई। अब बोलो सर इस कार्बन पे तो सर 5 बॉन्ड बन जाएंगे, और कार्बन तो 4 बॉन्ड बनाता है, तो ये डबल बॉन्ड उठ के इधर पर आ जाता है। याद है कुछ ऐसा? ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारे पास बन जाएगा, जैसे CH3 कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, दिस इज, या इथेनॉल कह दो आप इसको, कॉमन नेम में कह सकते हैं एसिटाल्डिहाइड। याद है कंपाउंड ये? तो ये क्या, इन दोनों का आप देखो, विनाइल अल्कोहल और एसिटाल्डिहाइड, क्या दोनों का फॉर्मूला सेम नहीं है? फॉर्मूला सेम है, सेम ही होगा क्योंकि हाइड्रोजन इधर से उधर किया, फॉर्मूला तो सेम निकलेगा, लेकिन स्ट्रक्चर अलग है। आप इसको फंक्शनल ग्रुप आइसोमर भी कह सकते थे, सर ये तो फंक्शनल ग्रुप आइसोमर है, चूंकि एक तरफ OH लगा हुआ, एक तरफ एल्डिहाइड का ग्रुप है। लेकिन चूंकि यहाँ पर किसी रिएक्शन के दौरान शिफ्टिंग ऑफ हाइड्रोजन से ये वजूद में आया है, दैट्स वाई इनको हम लोग कहते हैं दे आर टॉटोमर्स, और ये टॉटोमेरिज्म कहलाता है, शिफ्टिंग ऑफ हाइड्रोजन से स्टेबलाइज होता है। तो ये बुक का ही है ना, ये पहली बात तो ये देख लें, है ना बुक में ये, आप बोले तो, आप तभी तो यस हाँ बोले बड़े, यस दिस इज सेल्फ एलिमिनेशन, सेम प्रोटोनेशन, डीप्रोटोनेशन भी कहता है, बहुत सारे नाम है इसके, हम इसको सिंपल हाइड्रेशन ऑफ इथाइन के नाम से याद करते हैं। क्लियर है बेटा? नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म में क्या होगा, दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, अगर आप पिछले के लेक्चर को, लास्ट संडे की क्लास को भूल चुके हैं, तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म में सेम फार्मूला सेम होगा और सेम बॉन्ड पैटर्न भी सेम होगा, बॉन्ड पैटर्न भी सेम होगा, बट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स
इन स्पेस, जिसको स्पेशियल अरेंजमेंट भी कहते हैं, या स्पेटियल अरेंजमेंट इज डिफरेंट। बॉन्ड मतलब मिसाल मैंने बताया था ना आपको कि अगर इस तरह से ए बी सी डी जुड़ा हुआ है, ए बी से, बी सी से और सी डी से, और यहाँ पर भी ए बी से और बी सी से और सी डी से, दोनों के बॉन्ड पैटर्न सेम हैं, लेकिन एक लीनियर एक जिगजैग है, मतलब कि स्पेस में अरेंजमेंट डिफरेंट हुई है। सही है। अब स्टीरियो आइसोमेरिज्म हमारे पास दो टाइप्स के होते हैं, दो टाइप्स पढ़ना होता है इसके अंदर। फर्स्ट एक हमें पढ़ना होता है क्या बेटा, जो आसान वाला है, दिस इज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, और एक हमें पढ़ना होता है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। इसमें से भी जो है ना वो ज्योमेट्रिकल फिर भी आसान है, ऑप्टिकल थोड़ा सा टफ होता है आइसोमेरिज्म में। सबसे पहले मैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आपको बताता हूँ, बस बेसिक नॉलेज हम इसकी देखेंगे। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म या ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स भी कह सकते हैं। फॉर्मूला सेम, स्ट्रक्चर सेम। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आपको किस में एग्जिस्ट होता हुआ दिखाई देगा? ये आपको दिखाई देगा इथीन के अंदर, ये आपको दिखाई देगा, मतलब इथीन से मुराद अल्कीन, इसको आप देखेंगे बेटा अल्कीन के अंदर, इसको आप देखेंगे अल्काइन के अंदर, इसको आप देखेंगे साइक्लो अल्केन्स के अंदर। पहली चीज़ तो ये कि किस में एग्जिबिट करता है ज्योमेट्रिकल आइसोमर, तो अल्कीन में, अल्काइन में, साइक्लो अल्केन्स के अंदर। अल्केन्स में नहीं करता। क्यों? सब चीज़ें बताता हूँ क्यों। देखो एक चीज़ ज़रा समझना है इस चीज़ को कि जब भी कार्बन सिंगल बॉन्डेड होता है ना, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड जब होता है, मतलब कार्बन कार्बन जब सिंगल बॉन्ड होता है, तो आप जानते हैं कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन जो है ना वो sp3 होती है, sp3 होती है। तो होता क्या है इसके अंदर? इसके अंदर होती है फ्री रोटेशन, इसके अंदर एक फ्री रोटेशन पाई जाती है। लेकिन ये कार्बन कार्बन के बीच में अगर डबल बॉन्ड आ जाए या कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, जब कार्बन डबली बॉन्डेड होता है तो आपको पता है sp2 हाइब्रिडाइज होता है, और ट्रिपली बॉन्डेड होता है तो sp हाइब्रिडाइज होता है। बिल्कुल सही। इस केस के अंदर यहाँ पर हमारे पास जो रोटेशन होती है इसको बोलते हैं रेस्ट्रिक्टेड। ये भी सब चीज़ समझाऊंगा, अभी परेशान नहीं होना अगर कुछ समझ में नहीं आया तो, 5 मिनट लगेंगे। तो फ्री रोटेशन और रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन के सारे गेम है इसके अंदर ओवरऑल। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म किसे कहा जाता है? इसी को ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कहते हैं। इसी को हम लोग जो है वो सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म भी कहते हैं। इसी को सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म भी कहा जाता है, चूंकि एक सिस फॉर्म बनती है और एक ट्रांस फॉर्म बनती है। इट इज ड्यू टू रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन ऑफ पाई बॉन्ड्स। ये पाई बॉन्ड्स के रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन की वजह से जनरेट होती है, बनती है। ठीक है। अब इनको मैं एग्जाम्पल देकर समझाता हूँ इस चीज़ को। मिसाल लेते हैं ज़रा। जैसे देखो, पहले मैं अल्केन्स बनाता हूँ। ठीक है बेटा, ध्यान से हर चीज़ को समझना है। मैं बनाता हूँ अल्केन। सबसे पहले अल्केन से मुराद सिंगल बॉन्ड, मतलब अल्केन से मुराद कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड बनाता हूँ। अल्काइल हैलाइड बना लेता हूँ 2 कार्बन वाला। देखो बेटा, 2 कार्बन लिया हमने, एक सीएल यहाँ अटैच किया, एक सीएल यहाँ अटैच किया, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन। ये कंपाउंड बना हमारे पास। दिस इज, मान लो इसका ये लिखा फॉर्मूला हो गया C2H4Cl2, ये फॉर्मूला आ गया इसका। एक और स्ट्रक्चर बनाता हूँ इसी फॉर्मूले पर, ब्लू से बना देता हूँ। Cl यहाँ पर आ गया, दूसरा Cl यहाँ पर आ गया, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। देखिए यहाँ पर क्लोरीन आमने सामने, यहाँ पर क्लोरीन इधर उधर। अच्छा, नंबरिंग है 1 2 1 2। दिस इज 1,2 डाइक्लोरोइथेन। दिस इज 1,2 डाइक्लोरोइथेन। इसी को हम लोग विसिनल भी कहते हैं ना, विसिनल डाइक्लोराइड। चलो छोड़ो विसिनल, बाद में देखेंगे। तो अब कहने का क्या मकसद है? मैं कहना ये चाह रहा हूँ बेटे, ये दोनों कंपाउंड सेम है। दे बोथ आर सेम कंपाउंड्स। ये दोनों अलग अलग आइसोमर्स नहीं है,
क्यों सर, इस एक में तो Cl आपने आमने सामने का, एक में तिरछा लगा दिया, एक ऊपर एक नीचे, इस तरह से क्रॉस में लगा दिया। अब क्या है कि बेटा ये कार्बन कार्बन जब सिंगल बॉन्डेड है ना, तो इनके बीच में है फ्री रोटेशन। फ्री रोटेशन का सिंपल तरीका ये है ना कि जैसे देख लो कि मान लेते हैं कि जैसे कि मैं अपने दोनों हाथों से इसको समझा सकता हूँ, ठीक है। अब ये दोनों हाथ मेरे ना कि ये जो बॉन्ड है ना, अब जैसे ये एक कार्बन है, ये दूसरा कार्बन है, अब ये तो इस तरह से ना एक बॉन्ड बन गया हमारे पीछे। तो एक बॉन्ड देख रहे आपको, ये सिंगल बॉन्ड है। अब ये जो है ना दो थम्स है मेरे, इसमें मान लेते हैं क्लोरीन लगा है 1,2 डाइक्लोरो, इस तरह से। अब ये जो है सिंगल है ना, अब देखो ये मूव कर सकता है आराम से, मैं इसको ना आराम से ऐसे मूव कर सकता हूँ, ये ऐसे मूव कर सकता है, ये यूँ मूव कर सकता है, ये मूव कर सकता है, ये ऐसे दोनों ये नीचे भी जा सकते हैं। इसको हम कहते हैं फ्री रोटेशन। बॉन्ड टूटेगा नहीं घूमने से इसके, तो चाहे ये कंपाउंड हो चाहे ये कंपाउंड हो, दे आर सेम कंपाउंड्स टोटली। चूँकि बॉन्ड घूम सकता है, फ्री रोटेशन होती है sp3 हाइब्रिडाइजेशन में, ठीक है। तो इस वजह से हम कहते हैं कि अल्केन्स के अंदर या सिंगल बॉन्ड के अंदर फ्री रोटेशन होती है। फ्री रोटेशन की वजह से नो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, ये कभी भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स नहीं बनाते हैं, तो वो बनाएंगे जिसके अंदर रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होगी। सही है। अब जैसे कि एक और अब एग्जांपल यहाँ लेता हूँ, अब इसमें तो नहीं हो रहा, अब जिसमें हो रहा है वो चेक कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं 2 कंपाउंड से लेता हूँ, ठीक है। अब डायरेक्ट स्ट्रक्चर बनाता हूँ, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, Cl हाइड्रोजन, सॉरी दो तरफ Cl लगा लेते, Cl हाइड्रोजन हाइड्रोजन, दोनों पे अलग अलग एटम्स का होना, मतलब सेम एटम्स का होना ज़रूरी है, जैसे Cl आ गया। अब इसके बाद कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, यहाँ पर Cl, यहाँ पर Cl, हाइड्रोजन हाइड्रोजन। देखो दोनों का फॉर्मूला सेम है, दोनों C2H2Cl2 हैं, बट अब देखो यहाँ पर मसला है ना कि ये अलग, अगर हम इसको कहते हैं ना कि दिस इज 1,2 डाइक्लोरो इथीन एंड दिस इज आल्सो 1,2 डाइक्लोरो इथीन। सही है। अब इसके अंदर अब इस चीज़ ज़रा देखना है कि दोनों कंपाउंड सेम नहीं है, दे बोथ आर डिफरेंट कंपाउंड्स, ये दोनों अलग अलग कंपाउंड्स हैं। अब देखो कैसे, ये जैसे मैं बता रहा था ना आपको, अगर मैं डबल बॉन्ड, अब मैंने 2 बॉन्ड्स लगा दिए ऐसे करके, पहले एक बॉन्ड था ना, अब 2 बॉन्ड हो गया। अब मैं जिस तरह से इसको घुमा रहा था ना सिंगल बॉन्ड को, 2 बनाने के बाद मैं ऐसे नहीं घुमा सकता उसको। अब अगर मैं घुमाऊंगा तो ये बॉन्ड टूट जाएगा, या तो पूरा ऐसे घूमेगा या पूरा ऐसे घूमेगा, ऐसे नहीं घूम सकता अब ये। तो इसलिए अगर ये वाला कंपाउंड होगा ना, दिस इज़ अ डिफरेंट कंपाउंड एंड दिस इज़ अ डिफरेंट कंपाउंड, क्योंकि इस 2 उंगली के बीच में जब डबल बॉन्ड आ गया तो फ्री रोटेशन अब नहीं हो पा रही जो सिंगल बॉन्ड में हो पा रही है। बस हमारे कॉमन सेंस वाली बात है, ठीक है। अब इस वजह से हम क्या करते हैं कि जब हम ये दोनों कंपाउंड्स डिफरेंट होते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज़ अलग होती हैं, इनकी मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, रिएक्टिविटी वगैरह सारी चीज़ें डिफरेंट होती हैं। जैसे कि अब मिसाल के तौर पे जैसे कि ये जो हमारे पास ये वाली फॉर्म होती है ना, जिसमें Cl अपोजिट डायरेक्शन में लगा हुआ है, तो ये हमारे पास लेस रिएक्टिव होती है, ये लेस रिएक्टिव फॉर्म है। और ये वाली फॉर्म हमारे पास मोर रिएक्टिव होती है, जिसमें आमने सामने हमारे पास फंक्शनल ग्रुप्स अटैच होते हैं, और जिसमें अलग अलग होते हैं वो डिफरेंट। अब ये देखो 2 अलग अलग, जिसमें आमने सामने लगा हुआ है ना, आमने सामने, तो उसको हम लोग कौन से फॉर्म कहते हैं, सिस। ये हो गया सिस 1,2 डाइक्लोरोइथीन, और ये क्या हो गया पता है, दिस इज ट्रांस 1,2 डाइक्लोरोइथीन, तो इसको कहते हैं सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। अच्छा, ये चीज़ ज़रूरी नहीं है कि आपको सिर्फ इथीन के अंदर मिले डबल बॉन्ड में, सेम यही चीज़ आपको ट्रिपल बॉन्ड में भी मिल सकती है। अब मैं आपको और एक्सप्लेन करता हूँ इसके अंदर डिफरेंट स्ट्रक्चर्स को। ज़्यादा बात समझ में आ रही है अभी क्या नेम के लिए रोटेशन मीन्स नहीं भाई, अभी तो मैंने बताया प्रॉपर्टीज। हाँ, मतलब बॉन्ड पैटर्न सेम है इन दोनों के अंदर, मैंने क्या बताया, बॉन्ड पैटर्न सेम है। जो चीज़ इसमें जुड़ी हुई है एक दूसरे के साथ, इसमें भी वैसी जुड़ी हुई है ना, सिर्फ स्पेटियल अरेंजमेंट, स्पेस में जो अरेंजमेंट एटम्स की वो डिफरेंट हुई है। रिएक्शन में भी फ़र्क है। अभी क्या लिखा, मोर रिएक्टिव लेस रिएक्टिव, फ़र्क है। केमिकली भी डिफरेंट है, फिजिकली भी डिफरेंट है। अभी तो आइसोमर्स है, सेम ही होता है तो आइसोमर कैसे, ये दोनों एग्जैक्टली सेम है, एग्जैक्टली सेम है, सब कुछ सेम है। बस चूंकि चाहे ऐसे लिख लो ऐसे लिख लो, फ्री रोटेशन है, घूम सकता है, बट यहाँ बॉन्ड ऐसे घूम नहीं सकता है।
रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन की वजह से बिटवीन द डबल बॉन्ड। बात समझ में आ रही है बेटा? अब देखो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल होगी कि नहीं होगी, ज़रा इसको देखते हैं। अगर इस तरह से स्ट्रक्चर आ गया, एक तरफ Cl आ जाए, एक तरफ Br आ जाए और हाइड्रोजन और पूछा जाए कि बताओ इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनेंगे कि नहीं बनेंगे, तो क्या कहेंगे, बनेंगे कि नहीं बनेंगे? नहीं बनेंगे। डिफरेंट नहीं, सेम एटम्स होने चाहिए, तो नॉट पॉसिबल, इसमें पॉसिबल नहीं होगा। ज़रूरी है कि डिफरेंट ग्रुप्स अटैच हो, सॉरी सेम ग्रुप्स अटैच हो, फर्स्ट और सेकंड दोनों कार्बन एटम्स पर। एक और, अगर ये पूछा जाएगा कि इस तरह से अगर दे दिया जाए, सॉरी हाँ, और पूछा जाए कि अब बनेंगे इसके अंदर, अभी भी नहीं बनेंगे। डिफरेंट कार्बन एटम्स पर सेम ग्रुप का अटैच होना ज़रूरी है, डिफरेंट कार्बन एटम पर, तो इसमें भी नहीं बनेगा, नॉट पॉसिबल। देख लें कि कहाँ कहाँ पर ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं बन सकते। अच्छा, अगर इस तरह से आ जाए तो क्या इसकी दो फॉर्म बन सकती है? इसकी बन सकती है ना भाई, क्योंकि ये हाइड्रोजन है, तो ये हमारे पास कहलाएगा जैसे सिस इथीन है। यही हाइड्रोजन अगर चूँकि सेम ग्रुप है ना, अगर हम इसको इधर इधर अटैच कर दें तो ये हमारे पास कौन सा इथीन हो जाएंगे हमारे पास बेटा? दिस इज ट्रांस इथीन। तो उसका मतलब ये हो गया कि इथीन में भी पॉसिबल है। उसके अंदर अगर नीचे वाले में सिंगल बॉन्ड कार्बन और एक कार्बन की वैलेंसी खाली हो तो फिर हो सकता है नीचे यहाँ पर इधर सिंगल बॉन्ड हो, कार्बन सिंगल बॉन्ड हो और एक वैलेंसी खाली हो तो हो सकता है। हाँ, फिर हो सकता है, पर चार्जेस अगर आ जाएंगे तो उसमें भी हो सकता है। हम चार्जेस पर बात नहीं कर रहे ना, हम तो बेसिक न्यूट्रल आइटम्स पर, न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स पर बात कर रहे हैं। अच्छा, एक और चीज़ देखो ज़रा, अगर कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड इथाइन, तो क्या इसमें हो सकता है? इथाइन में हो सकता है, इसमें भी है। दिस इज सिस इथाइन और ये हमारे पास दिस इज ट्रांस इथाइन। तो मैंने बताया ना कि अल्काइंस में भी तो रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होगी, जब 3 बॉन्ड होगा तो भी तो बॉन्ड नहीं घूमेगा, जब 2 पे नहीं घूम रहा तो 3 पे कैसे घूमेगा? इसलिए इथाइन भी हमारे पास आइसोमर्स बनाएंगे। अब आ जाओ बेटा इसमें। अच्छा, सिंगल बॉन्ड अगर हम लेते हैं, 3 कार्बन ऐसे है ना, CH3 CH2 CH3, तो क्या इसमें पॉसिबल होगा? क्या ज्योमेट्रिक आइसोमर बनेगा? डबल सिंगल बॉन्ड में तो वैसे ही नहीं बनेगा, फ्री रोटेशन है, तो नॉट पॉसिबल। अब आ जाओ एक और देखो, तो ये सारे एमसीक्यू में पूछते हैं कि पॉसिबल है कि नहीं पॉसिबल है ज्योमेट्रिकल आइसोमर। अच्छा, अब देखो एक कंपाउंड और देखो बेटा, कार्बन 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 CH2 CH2, बल्कि यहाँ पर लगाते हैं हम लोग एक क्लोरीन Cl, ठीक है, और इधर पर भी लगाते हैं एक क्लोरीन Cl, ठीक है, और इधर पर हाइड्रोजन, इधर पर हाइड्रोजन। पॉसिबल है भाई, इसमें तो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, पॉसिबल फिर भी है। साइक्लो अल्केन्स में हो सकता है, क्यों हो सकता है? कॉमन सेंस भी चलता है, चूंकि बॉन्ड ये जो है ना रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, साइकिल है ना, साइकिल बनी हुई है। अब अगर मिसाल के तौर पे अब इस तरह से बना हुआ है ना, ये दैट लाइक दैट, अब ये साइकिल बनी हुई है, अब हम इसको मूव नहीं कर सकते, उसको हम घुमा नहीं सकते। इसको अगर मूव करेंगे तो क्या होगा? ये टूट जाएगा साइकिल, इसका रिंग टूट जाएगी। दैट्स वाई साइक्लो अल्केन्स के अंदर भी रोटेशन जो होती है वो रिस्ट्रिक्टेड होती है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो फॉर्म हमारे पास बनी साइक्लो, तो ये हमारे पास कौन सी फॉर्म बन गई? सिस फॉर्म। इसी में अगर Cl नीचे हो जाता तो वो ट्रांसफॉर्म बन जाती। तो साइक्लो अल्केन्स में भी पॉसिबल है, जैसे साइक्लोप्रोपेन में हो सकता है, उससे 1,2 मतलब डाईमिथाइल डाईक्लोरोसाइक्लोप्रोपेन में हो सकता है, ठीक है। तो ये सब समझ में आ गई बात? तो कुछ ट्रांस कैसे बनेगा बना देता हूँ। ट्रांस ये देखें, कार्बन कार्बन कार्बन, एक Cl यहाँ ले लिया, एक Cl नीचे की तरफ हमने ले लिया, हाइड्रोजन हाइड्रोजन। अब देखिए ये 2 कार्बन एटम्स को ऑब्जर्व कर रहे हैं, इसमें Cl ऊपर है, इसमें Cl नीचे, क्रॉस में लगा हुआ, तो ट्रांस हो गया, ये ट्रांसफॉर्म होगी। इसमें दोनों आमने सामने, ये सिस फॉर्म होगी। क्या तो वो उस तरह से लो, तो उसके लिए तो मेरे पास आई डोंट हैव द फिंगर्स टू डू, तो चलो मैं कोशिश करता हूँ, पता नहीं, ये तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। चलो मैं ऐसे ही आपको मैं बता रहा हूँ, चले मैं इसको यहाँ पर मिटा कर बताया तो हर स्ट्रक्चर नहीं बना सकते हम इसमें, मैं यहीं पर एक्सप्लेन कर देता हूँ ड्रॉ करके।
अब देखो कहने का मकसद क्या है कि साइक्लोप्रोपेन की जब हम बात करते हैं ना, तो ये देखो ये हमारे पास कार्बन आ गया एटम्स, ठीक है। अब देखो ये हमारे पास Cl आ गया, ये हमारे पास Cl आ गया, ये हमारे पास हाइड्रोजन आ गया, ये हमारे पास हाइड्रोजन आ गया, बाकी यहाँ पर भी CH2 लगा हुआ है। अब हम कहते हैं कि सर इसके अंदर जो है ना, ये जो कार्बन है, ये जो कार्बन है, इनके बीच का जो ये वाला बॉन्ड बना हुआ है ना, इसकी रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड है। क्यों रिस्ट्रिक्टेड है? क्या सिंगल बॉन्ड में तो सर्ट नहीं होती, इसमें साइक्लोप्रोपेन्स में क्यों है? चूँकि इसका बॉन्ड मूव नहीं कर सकता। ये जो बॉन्ड है ना, अब अगर आपको Cl नीचे लेकर जाना है तो ये रिंग जो है ना, अब जैसे मैंने इस तरह से बता रहा हूँ ना कि अब ये है ना इस तरह से बना हुआ है, अब लाइक दैट। अब इसमें जो रिंग है ना, अब इसको मोड़ना है ना, ये तब ये घूम नहीं सकती। जैसे सिंगल बॉन्ड में ये घूम रहा है ना, ये लाइक दैट, लेकिन ये इस तरह से नहीं घूम सकता। ये तो घूमेगा तो रिंग टूट जाएंगे ना, जो ट्रायंगुलर रिंग है। दैट्स हम कहते हैं कि साइक्लोप्रोपेन्स में भी हमारे पास रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड है साइक्लोअल्केन्स के अंदर, तो उनका बॉन्ड भी नहीं घूमता। दैट्स इनमें भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर पाया जाता है, जैसे अल्कीन्स और अल्काइंस में पाया जाता है। अल्केन्स में नहीं पाया जाता सिंगल बॉन्ड में, अगर वो लीनियर चेन में हो तो। समझ गए? तो अब हम बात करते हैं बेटा स्टीरियो आइसोमेरिज्म में। मैंने बताया 2 टाइप्स होते हैं। तो सेकंड पे बात करते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म या ऑप्टिकल आइसोमर्स। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म किसे कहा जाता है? इसे डायरेक्ट नहीं समझ सकते हैं इसको, इसके लिए प्रियोर बहुत सारे कॉन्सेप्ट बनाने पड़ेंगे। कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म उन कंपाउंड्स में पाया जाता है जो होते हैं ऑप्टिकली सेंसिटिव या ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स। जितने भी ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स होते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव होना जो लाइट पड़ने पर, विजिबल लाइट पड़ने पर डिफरेंट तरह से बिहेव करते हैं, उन ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स में आपको ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म मिलती है। ऑप्टिक्स का मतलब ही लाइट होती है, रोशनी। अब आप बोलोगे सर ये ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स होते कौन से हैं? तो मैं बताता हूं आपको। विच कंटेन्स अ कायरल कार्बन, जिसमें कायरल कार्बन होता है या जिसमें कायरलिटी मौजूद होती है। अब आप ये भी पूछोगे कि सर ये कायरल कार्बन क्या होता है? यस, राइट। तो कायरल कार्बन में यहां पे बता देता हूं कि द कार्बन विच इज अटैच्ड टू 4 डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप इज कॉल्ड कायरल कार्बन। तो ये कायरल कार्बन की डेफिनेशन हो गई। ठीक है भाई, तो वो कार्बन जो 4 डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप से अटैच हो उसे कहा जाता है कायरल कार्बन। जैसे कि यहाँ पर कार्बन जो आपको दिख रहा है इसको कायरल कार्बन कहेंगे, और कायरल कार्बन पे क्या करते हैं कि स्टार हम लगा देते हैं, तो उससे पता लग जाता है कि ये कायरल कार्बन है। तो ये एस्टेरिस्क लगा देते हैं ताकि डिफ्रेंशिएट हो जाए। तो कायरल कार्बन वो कार्बन होता है किसी भी कंपाउंड में, एक ऐसा कार्बन जो 4 अलग अलग ग्रुप से अटैच, उसको कायरल कार्बन कहते हैं। और किसी कंपाउंड में अगर एक भी कायरल कार्बन आपको मिल जाएगा तो वो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव या ऑप्टिकली सेंसिटिव हो जाएगा। जब उस पर विजिबल लाइट पड़ेगी तो वो डिफरेंट तरह से बिहेव करेगा। ठीक है, अब किस तरह से बिहेव करेगा डिफरेंट लाइट? मिसाल के तौर पे अगर हम बात करते हैं तो किस तरह से, या इसका मैकेनिज्म किस तरह से होता है, हाउ इट इज़ डन। जैसे कि एक डायग्राम में बनाता हूँ यहाँ पर। ये हमने एक लाइट, ये लाइट का एक सोर्स है, रोशनी आ रही है, रोशनी की एक रे है ये, ठीक है, सूरज से किसी भी तरफ से लाइट सोर्स आ रही है। दिस लाइट इज़ कॉल्ड अनपोलराइज्ड लाइट। इसको हम कहते हैं अनपोलराइज्ड लाइट, जो कि हर डायरेक्शन में होती है, एक्स वाई जेड तमाम एक्सेस में होती है। ये लाइट आगे बढ़ी, ठीक है, और ये लाइट आगे गई, इसको हमने गुजारा एक क्रिस्टल से, इसको हमने एक क्रिस्टल से गुजारा, ठीक है। दिस इज़ अ टाइप ऑफ क्रिस्टल हेयर। बहुत सारे नाम इसके होते हैं। इसी को हम लोग एक नाम कहते हैं पोलराइज़र, या फिर इसी को हम लोग कहते हैं निकोल प्रिज्म, ये निकोल प्रिज्म कहलाता है, या फिर इसी को हम लोग कहते हैं टोरमलिन क्रिस्टल। तो एक क्रिस्टल होता है, फिजिक्स में भी पढ़ते हैं, पोलराइजेशन ऑफ लाइट करता है ये। पोलराइजेशन का मतलब क्या होता है कि अगर लाइट किसी क्रिस्टल से पास हो तो वो कुछ कंपोनेंट्स को अब्जॉर्ब कर ले और कुछ कंपोनेंट्स को जाने दे, तो दैट इज कॉल्ड पोलराइजेशन ऑफ लाइट। आपने फिजिक्स में पढ़ी होगी। तो ये क्या करेगा, अब हम इसको वर्टिकल लगाते हैं ना, तो वर्टिकल कंपोनेंट्स को जो है ना ये मूव करने देते, आगे बढ़ाते हैं, बाकी तमाम कंपोनेंट्स को अब्जॉर्ब कर लेता है ये। इसको पोलराइजर कहा जाता है। तो बेटा क्या होता है कि सिर्फ हमारे पास ये वर्टिकल कंपोनेंट लाइट का सिर्फ आ जाता है, बाकी सारा जो पोलराइजर अब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, अब बेटा ये जो लाइट बन गई, इस लाइट को कहा जाता है, दैट इज कॉल्ड पीपीएल। इसको हम कहते हैं, पीपीएल का मतलब होता है दिस इज प्लेन
पोलराइज्ड लाइट, इसको प्लेन पोलराइज्ड लाइट कहा जाता है, पीपीएल शॉर्ट में कहते हैं उसको हम लोग। अब ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट आगे गई, अब आगे हमने रखा हुआ है बेटा एक सैंपल, जैसे ये बीकर ले लेता हूँ मैं, इस बीकर के अंदर मैं एक सैंपल यूज़ कर लेता हूँ, मतलब इसके अंदर एक सैंपल है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऐसा कोई इसके अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसके अंदर कायरल कार्बन है, जिसमें कायरलिटी है, मतलब ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड इसके अंदर मैंने डाला हुआ है। अगर इसके अंदर ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड नहीं होता, जिसमें कायरल कार्बन नहीं है, तो ये लाइट ऐसे सीधी चली जाती, कोई फर्क ही नहीं पड़ता इसको, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को, मतलब कोई ऑप्टिकल आइसोमर नहीं बनते। लेकिन अगर मैंने इसके अंदर कोई ऐसा कंपाउंड डाला है जो ऑप्टिकली एक्टिव है, जो ऑप्टिकली सेंसिटिव है, वो क्या करेगा, इस प्लेन पोलराइज्ड लाइट की रोटेशन कराएगा, इसको रोटेट करेगा। दो तरह से, दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो ये लाइट इससे आगे जाने के बाद क्या होगी कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बेंड हो जाएगी, क्लॉकवाइज, या क्या हो सकता है बेटा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये लाइट बेंड हो जाएगी। दो में से एक चीज़, 40 कोई भी डिग्री हो सकती है, मैं 45 बना रहा हूँ, ये 50 डिग्री 55 60 कुछ भी हो सकती है, तो वो ऑब्जर्व किया जाता है उसको, ठीक है, लाइट की बेंडिंग को। अब अगर ये क्लॉकवाइज बेंड हो गया, जैसे हम यहाँ पर कह रहे हैं क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज बेंड हो गया और ये काउंटर क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज बेंड हो गया। अगर लाइट क्लॉकवाइज बेंड हो गई है तो उसको हम कहते हैं कि अब ये जो आइसोमर है, ये जो कंपाउंड है, ये हमारे पास असल में डी आइसोमर बना हुआ है। और अगर एंटी क्लॉकवाइज बेंड हो रहा है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको डी कैपिटल डी, तो इसको हम लोग कहते हैं दिस इज एल आइसोमर, एल आइसोमर बना हुआ है। अब सर डी आइसोमर और एल आइसोमर का मतलब क्या है? डी का मतलब हमारे पास होता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी। अगर ये कंपाउंड पीपीएल को क्लॉकवाइज मूव करवा रहा है तो ये कंपाउंड हमारे पास डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, डी आइसोमर इसको हम कहते हैं। और अगर ये एंटी क्लॉकवाइज करा रहे हैं तो फिर ये क्या हमारे पास है, दिस इज लेवो रोटेटरी, तो ये लेवो रोटेटरी हमारे पास कहलाएगा। तो ये दोनों के दोनों कंपाउंड्स, इसके मतलब ये दोनों के दोनों कंपाउंड ये डी आइसोमर एल आइसोमर, ये हमारे पास ऑप्टिकल आइसोमर्स होते हैं। इसके लिए यहाँ पर हमारे पास कायरल कार्बन का होना बहुत ज़रूरी है। अब मैं इसकी मिसाल ले लेता हूँ, इसमें कोई सैंपल यूज़ करते हैं, तो उसमें सैंपल बेटा हम यूज़ कर सकते हैं ग्लूकोज का। सबसे ईजी एग्जाम्पल इसकी होती है बेटा ग्लूकोज, C6H12O6, ठीक है। अब ग्लूकोज का स्ट्रक्चर अगर मैं बनाऊँ, अगर ग्लूकोज का स्ट्रक्चर अगर मैं आपके सामने ड्रॉ करूँ, तो ग्लूकोज में क्या होता है बेटा, टोटल 6 कार्बन होते हैं, 1 2 3 4 5 6, देयर आर 6 कार्बन एटम्स इन ग्लूकोज। और ग्लूकोज ये चूँकि ग्लूकोज है ये, और ग्लूकोज के बारे में बायोलॉजी वाले तो ज़्यादा अच्छा जानते होंगे कि एल्डोज होता है ये, कीटो एल्डोज, सॉरी एल्डोहेक्सोज, 6 कार्बन होता है और एल्डिहाइडिक ग्रुप इसके अंदर मौजूद होता है। लगा दूँ एल्डी, यस, एल्डिहाइडिक ग्रुप होता है, C डबल बॉन्ड O H, यस, एल्डोज है ना ये, तो एल्डिहाइड लग गया। बाकी कार्बोहाइड्रेट है चूँकि ये एक तो पॉलीहाइड्रोक्सी कंपाउंड होगा, मल्टीपल OH ग्रुप्स होंगे। यहाँ राइट साइड पे मैं क्या कर देता हूँ, सारे OH ग्रुप अटैच कर देता हूँ, तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और बाकी जहाँ कुछ नहीं लगा हुआ वहाँ पर मैं क्या लगा देता हूँ बेटा, हाइड्रोजन। तो ये जो मैंने बनाया ना ओवरऑल, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। बहुत आसानी स्ट्रक्चर है, मैंने आपके सामने बनाकर दिखाया कैसे बनता है। ये ग्लूकोज है। अच्छा, अब सबसे पहले एक चीज़ देखनी है कि इसके अंदर कायरल कार्बन है कि नहीं है। मैं क्रॉस लगा देता हूँ, जो कायरल कार्बन नहीं मिलेगा उसको मैं क्रॉस कर दूंगा। टोटल 6 कार्बन है, ये तो हो ही नहीं सकता कभी भी। 4 मतलब इसमें तो sp3 हाइब्रिडाइज होना ज़रूरी है। मैंने बताया था ना कि ये जो कार्बन है इसका sp3 हाइब्रिडाइज होना ज़रूरी है, मतलब 4 बॉन्ड्स होने चाहिए। इसमें तो 3 बॉन्ड बना हुआ है, मतलब सिंगल बॉन्ड 3 है, 4 सिंगल बॉन्ड्स होने चाहिए। sp3 है तो ये वाला कार्बन तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, तो ये तो कभी ज़िंदगी में कायरल नहीं हो सकता। बाकी देखते हैं, नीचे से देखते हैं, 2 सेम हाइड्रोजन आ गए, कट गया, ठीक है। यहाँ पर देख लो, ये वाला कार्बन CHOH से जुड़ा हुआ है, यहाँ पे भी CHOH से नहीं हो सकता। ये वाला कार्बन इधर पे भी CHOH से, इधर पे भी CHOH से, ये भी नहीं हो सकता। ये वाला कार्बन इधर पे भी CHOH से, इधर पे भी, ये भी नहीं हो सकता। अब यही बच गया, होता भी यही है। अब ये इसलिए होता है कि इसमें ये ग्रुप अलग है, ये ग्रुप अलग है, ये ग्रुप अलग है, ये ग्रुप अलग है, 4 अलग अलग ग्रुप से जुड़ा हुआ है ना ये। दैट्स ये वाला जो कार्बन होता है ग्लूकोज के अंदर, ये हमारे पास कायरल कार्बन होता है। मैंने स्टार लगा दिया उसके ऊपर। अब इस पर ही
अगर इस पर OH अगर इसके राइट साइड पे अटैचमेंट रखता है सीधे हाथ की तरफ, तो ये जो ग्लूकोज होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड ग्लूकोज डी। ये ग्लूकोज डी कहलाता है ना, ग्लैक्सोज डी भी लिखा होता है डब्बे के ऊपर, ग्लैक्सोज डी। ये डेक्सोरोटेटरी होता है, ये PPL को क्लॉकवाइज बैंड करता है। लेकिन यही अगर OH ग्रुप यहाँ पर अगर H हो जाए और OH ग्रुप जो है इधर पर आ जाए, तो लेफ्ट साइड पे हो जाए, तो ये क्या कहलाएगा, दिस कंपाउंड इज ग्लूकोज L, दिस इज लेवोरोटेटरी। तो कायरल कार्बन पे राइट साइड पे OH है तो D, और लेफ्ट साइड पे है तो फिर उस सूरत में L, लेफ्ट L से लेफ्ट होता है तो लेवोरोटेटरी भी L से आता है। ठीक है, इस तरह से जहन में रखना है कि OH को लेफ्ट साइड पे करोगे तो लेवोरोटेटरी, राइट साइड पे करोगे तो डेक्सोरोटेटरी। तो ये हमारे पास ऑप्टिकल आइसोमर्स जनरेट होते हैं उसके दो, ग्लूकोज डी, ग्लूकोज L। और भी बहुत सारे होते हैं, लैक्टिक एसिड के भी होते हैं और बहुत सारे होते हैं, लेकिन आपको एप्टीट्यूड में इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं, जितना मैंने बताया उसके अंदर चीज़ें याद रखनी है। क्लियर है, बात समझ में आ रही है? तो इसमें भी देखो दोनों का फार्मूला सेम है, ग्लूकोज डी, ग्लूकोज L। सिर्फ क्या है, OH राइट से लेफ्ट में कर रहे हैं, स्पेस में स्पेटियल अरेंजमेंट डिफरेंट कर रहे हैं, बॉन्ड पैटर्न तो सारा सेम है। सही है, तो ये ऑप्टिकल आइसोमर्स कहलाते हैं, कायरल कार्बन जिसमें होता है उसी में देखा जाता है। क्लियर है, तो कुछ